दर्शकों नमस्कार। ग्वालियर डायरी के इस अंक में मैं अमित श्रीवास्तव आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कहते हैं मैं देश का रखवाला हूं, खाकी वर्दी वाला हूं। आज हमारे बीच में उपस्थित एक ऐसी शख्सियत जिनका नाम है बबीता कठेरिया जी, जो कि ग्वालियर में जीआरपी थाने में टीआई के पद पर पदस्थ हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि रेलवे पुलिस किस तरह यात्रियों की सुरक्षा में कार्य कर रही है तथा किस तरह अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। तो आइए मिलते हैं बबीता जी से। बबीता जी, सबसे पहले दूरदर्शन में आपका हार्दिक स्वागत है जी। मैम। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि हम देखते हैं कि पुलिस एक अपने आप में नाम ही काफ़ी है। पुलिस का कहीं ना कहीं हम बचपन से एक डर रहता है, एक व्याप्त रहता है, पुलिस ड्रेस देख के हम घबराते हैं। और आप एक महिला होकर के आपने पुलिस में आने की आप में जिज्ञासा आई और आप इस डिपार्टमेंट को चुना, तो ये आपके मन में कैसे भाव आया और कब से आप इस डिपार्टमेंट में जुड़ी हुई हैं? जी, मेरे पिताजी आर्मी ऑफिसर थे, जिससे घर का माहौल बहुत अनुशासित था। एवं मेरे मामा जी लोग हैं, वो भी पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। जब मामा जी लोग घर आया करते थे तो हम लोग देखते थे, अरे वर्दी और वर्दी का एक अलग रुतबा हुआ करता था। उसके बाद में पापा जी की यूनिफॉर्म देखी, मामा जी की यूनिफॉर्म देखी, तो उसमें मेरे को वर्दी के प्रति आकर्षण बढ़ गया, जिससे कि मैंने सब इंस्पेक्टर की तैयारी करी तथा फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने परीक्षा क्लियर की है। मैम, जैसा कि हम सब जानते हैं और हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि ग्वालियर का जो रेलवे स्टेशन है, जो कि काफ़ी महानगर की दृष्टि से काफ़ी बड़ा स्टेशन है और यहाँ पर जो यात्री आते हैं वो सिर्फ अपने शहर से या अपने देश से नहीं बल्कि विदेशों से भी आते हैं। तो ये एक बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है कि यहाँ पर पुलिस को अपनी सेवाएं देना। तो इसके बारे में आपका क्या सोचना है? जी, सबसे पहले शासकीय रेलवे पुलिस है, वो यात्रियों की सुरक्षा एवं उनके सामानों की सुरक्षा के लिए कर्तव्यनिष्ठ है। इसी में जैसे कि देश विदेश से लोग आते हैं, कोई टूरिस्ट आते हैं विदेशों से, जिनकी हम लोगों को उनकी जो सुरक्षा है सबसे अहम भूमिका है, जिसमें कि हम लोग प्लेटफॉर्म पर प्लेटफॉर्म तथा ट्रेनों में ट्रेन गार्ड लगाते हैं, जिससे कि किसी तरह की यात्रियों को असुविधा ना हो सके। मैम, हम ये भी देखते हैं कि जब ट्रेन आती है तो यहाँ पर जो लोगों की जैसे चेन स्नैचिंग होना, चोरी होना, पर्स खींच लेना या मोबाइल चोरी होना, ये एक आम घटना होती है। तो इस पर आप पुलिस किस तरह नज़र रखती है, किस तरह आप मुस्तैदी से इस पर करते हैं, इसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें जो प्लेटफॉर्म है उसमें यात्री पहले से भी बैठे रहते हैं ट्रेनों का इंतजार करते करते, जिसमें कि हमारे यहाँ से कर्मचारियों की 24 घंटे ड्यूटी लगाई जाती है तथा उनको बॉडी वॉर्न कैमरा दिया जाता है। बॉडी वॉर्न कैमरा अपनी वर्दी में वो लगाते हैं और जो गश्त करते हैं उसमें पूरा जो संदिग्ध व्यक्ति रहता है उस पर पूरी मॉनिटरिंग होती है। तथा ट्रेन गार्डों को भी एक बॉडी वॉर्न कैमरा दिया जाता है, जिसमें कि ट्रेनों के चेकिंग के दौरान अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उनको चिन्हित करके कार्रवाई की जाती है। मैम, हम देखते हैं कि आम तौर पर स्टेशन के अंदर पहले से ज़्यादा आजकल एक स्मैक का और थोड़ा सा छेड़छाड़ की घटनाएं कुछ ज़्यादा देखने में आ रही हैं। तो इसके ऊपर आप लोग की किस तरह नज़र रहती है, इस पर आप किस तरह अंकुश लगा रहे हैं? जी, जो स्मैक पीने वाले हैं, वो आपका कहना सही है कि रेलवे स्टेशन में स्मैक पीने वाले की तादाद ज़्यादा बढ़ रही है। तो उसमें हम लोग एनजीओ से मिलके एक अभियान, नशा मुक्ति का अभियान सुचारू रूप से चलाते हैं। और जो स्मैक पीने वालों के अगर उनके परिवार वाले हैं तो उनको भी समझाइश दी जाती है, और अगर जिनके परिवार वाले नहीं हैं तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाता तथा इलाज कराया जाता है। हम एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम स्टेशन पर देखते हैं कि आजकल यात्रियों की सुविधा के लिए एटीएम लगा दिए गए हैं। जब एटीएम लगाए गए हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं जब जैसे कोई बुज़ुर्ग या कोई महिला या कोई बच्चे जब एटीएम से अपने कार्ड का यूज़ करते हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं उनके पर्स से पैसे चोरी हो जाते हैं या उनके एटीएम से पैसे निकल जाते हैं। तो एक ये आम तौर से घटना है, जबकि शासन एक बहुत अच्छा काम कर रहा है कि लोगों को एटीएम के माध्यम से उनको पैसा मुहैया कराने का, लेकिन यहाँ पे चोरी की वारदात भी उतनी गति से बढ़ गई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं और अभी ऐसी कोई ऐसी घटना जो आप हो उसके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जिससे कि हमारे दर्शक अलर्ट रह सकें। जी, रेलवे क्षेत्र में देश विदेश से यात्री आते हैं। लोकल के तो लगभग कम ही रहते हैं,
तो इसमें जो आरोपी रहते हैं तो उनका टारगेट यात्रियों की तरफ रहता है, जिससे कि वो पकड़े जाने का उनका एक जो डर रहता है वो कम हो जाता है। जैसे कि एटीएम में कोई व्यक्ति अगर एटीएम से पैसे निकाल रहा है तो उसके बाद में, जैसे एक मेरे पास केस भी आया था कि एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे जो एटीएम में अपना पैसा निकाल रहे थे, 3 बार ट्राई किया तो उनका पैसा नहीं निकला। तो बाजू में एक जो आरोपी खड़ा हुआ था तो उसने उस बुज़ुर्ग से कहा कि मैं निकाल देता हूँ एटीएम, पैसे निकाल देता हूँ। तो उसने जब एटीएम, जो बुज़ुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने एटीएम दिया तो उसने चेंज कर लिया। चेंज करने के बाद उसने लगाया एटीएम तो वो कहा कि नहीं है, तो उसके बाद में दूसरा जो एटीएम था वो उनको पकड़ा दिया और उसने पासवर्ड देख लिया था उस व्यक्ति का। तो उसके बाद उसने ट्रांजैक्शन उसने 25,000 रुपये कर लिया था, जिस पे हमारे द्वारा कार्रवाई भी की गई है। 420 का मुकदमा तथा आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। मैम, ये चोरों के, जो अपराधियों के जो हौसले बुलंद हो रहे हैं और जो इनकी पहले से ज़्यादा मतलब चोरी की घटना या अपराध की घटना घट रही है, तो उसमें पुलिस किस तरह दंड देती है या किस तरह उनको डर और भय व्याप्त किया जाता है जिससे कि वो आगे चोरी ना कर सके? प्लेटफॉर्म पे तथा ट्रेनों में चोरियां हो रही हैं, उसमें हम लोग प्लेटफॉर्म पे कर्मचारी लगाते हैं और तथा ट्रेनों में ट्रेन गार्ड लगाते हैं। उस दौरान प्लेटफॉर्म में, सभी प्लेटफॉर्म में कैमरे लगे हुए हैं तथा उसमें बॉडी वॉर्न कैमरे में जो अपराधी चिन्हित होते हैं तो उन पे चिन्हित करके कार्रवाई की जाती है। तथा हेल्पलाइन नंबर, जो यात्रा करने वाले उनको हेल्पलाइन नंबर भी दिया जाता है। किसी भी तरह की घटना होती है तो उस हेल्पलाइन नंबर पे वो कॉल करते हैं। और इसमें दंडित करने का प्रावधान ये है कि आरोपी जैसे हम लोग की गिरफ्त में आते हैं तो उनसे हम लोग गिरफ्तार करके पूछताछ करते हैं तथा कई अन्य अपराध भी कबूल किए जाते हैं, जिसमें कार्रवाई करके उनको जेल में भेजा जाता है। मैडम, हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे कि हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पर पार्सल का एक बहुत बड़ा काम होता है, बल्क में होता है, क्योंकि रेलवे एक ऐसी सुविधाजनक चीज़ है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह तक अपने पार्सल को भेज सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि व्यापारी कहीं ना कहीं अपने पार्सल के माध्यम से, जैसे नकली मावा है, बिना जीएसटी के सोना चांदी है, या दवाइयाँ हैं, इस तरह की चीज़ें जो भेजते हैं, और जो पार्सल होते हैं उन पार्सलों को आप किस तरह पकड़ते हैं, उस पर किस तरह अंकुश लगाते हैं जिससे कि जो व्यापारी हैं वो कोई अपराध ना कर सके और गलत चीज़ दूसरी जगह ना पहुंच सके? इसमें सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि पार्सल में डीएफएमडी भी लगे हुए हैं, जिसमें कि सामानों की चेकिंग होती है तथा पार्सल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कि 99% तो अच्छे से चेकिंग हो जाती है। फिर भी 1% अगर कुछ मिलावटी सामान या अवैध सामान जाता है तो उसके बाद में पकड़े जाने पर उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाती है। और जीएसटी के बारे में जैसे आपने बताया, जो सोना है, सोना पार्सल के माध्यम से नहीं जाता है। जो व्यापारी हैं तो सोना जैसे कि ग्वालियर से झांसी, ग्वालियर से मथुरा भेजते हैं, जिसमें उनको जीएसटी बच जाता है, उस पे हम लोगों के द्वारा कार्रवाई भी की गई है। तो उसके बाद में जीएसटी को इन्फॉर्म करके जीएसटी द्वारा कार्रवाई की जाती है। अभी तक मैम ऐसे कितने मामले हैं, जो मतलब एक अंदाज़ा हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कितने मामले जिनको आप लोगों ने पकड़ा है और इन लोगों को जेल भेजा है या इनके गलत कामों को रोक लगाई है? जैसे कि मावा, नकली मावा पकड़ा गया था, उसके बाद में फूड इंस्पेक्टर को इसमें इन्फॉर्म किया गया, उसमें कार्रवाई की गई तथा उन पे प्रतिबंधक कार्रवाई की गई है। और जो जीएसटी वाला है सोना, जो पिछली बार मैंने पकड़ा था, 50 लाख का सोना पकड़ा गया था, जिसमें जीएसटी नहीं थे, ना उनके पास कोई बिल थे। जीएसटी वालों को इन्फॉर्म करके उनके द्वारा कार्रवाई की गई थी। मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने अभी तक अपनी कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं और कहाँ कहाँ तक आपने काम किया है और किस तरह आपने अपने माध्यम से लोगों को और अपराधियों को जो पकड़ा है उसके बारे में भी हमें बताएं। जी, मैं 2010 की भर्ती हूँ। सबसे पहली पोस्टिंग मेरी जिला बल में अशोकनगर में पोस्टिंग हुई थी। उसके बाद में दूसरी पोस्टिंग मेरी गुना में रही है तथा ये तीसरी पोस्टिंग है जो जीआरपी में मेरी पदस्थापना है। जीआरपी में मैंने सबसे पहले खंडवा में मेरी पदस्थापना हुई थी, उसके बाद में मेरी ग्वालियर में पदस्थापना हुई और तीसरी बीना में पदस्थापना हुई। उसके बाद पुनः मैं ग्वालियर मेरे को फिर से ट्रांसफ़र किया गया है। जीआरपी में काम करते समय मुझे काफ़ी चैलेंजिंग जॉब रहा है इसमें, क्योंकि आरोपी जो रहते हैं वो बाहर के रहते हैं, तो इसमें हम लोगों को थोड़ा चिन्हित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो अमूमन चोरियां होती हैं, हम जीआरपी में अधिकतर देखते हैं कि कोई व्यक्ति महाराष्ट्र से बैठ रहा है और उसके बाद में उसकी ग्वालियर में नींद खुली, तो घटना स्थल ग्वालियर का ही होता है। तो हम लोगों को ग्वालियर से लेके पूरा महाराष्ट्र में हम लोगों को पूरा चेक करना पड़ता है, स्टेशनों को चेक करना पड़ता है, वहाँ पे फुटेज भी चेक करनी पड़ती है। थोड़ा सा जीआरपी में चैलेंजिंग जॉब इस तरह से है।
हमने सुना है कि जीआरपी थाना ग्वालियर में जागरूकता अभियान भी चलाया जाता है, जी तो ये जागरूकता अभियान क्या है, कब से कब तक चलता है और इसके द्वारा किस तरह की जागरूकता दी जाती है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी जीआरपी का स्थापना दिवस 1 जनवरी को रहता है, जिसमें कि 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक का जागरूकता अभियान रहता है, जिसमें महिलाओं को, बुजुर्गों को, जो नशा करने वाले व्यक्ति हैं उनको एवं भिखारियों को जागरूकता अभियान चलाया जाता है इनके लिए, तथा अकेली महिलाएं जो यात्रा करती हैं। और उसके बाद में लास्ट मेडिकल कैंप रहता है जो यात्रियों के लिए, तथा जो स्टाफ है, आरपीएफ स्टाफ है, रेलवे स्टाफ है एवं अन्य रेलवे में यात्रा करने वाले हैं, उनके लिए मेडिकल कैंप का आयोजन किया जाता है। मैम, देखने में आता है कि जो रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उन ट्रैक पर हम देखते हैं कि बच्चे आजकल वाइटनर जो हम शासकीय कार्य में यूज़ करते हैं उसका कहीं ना कहीं सेवन करते हैं और कहीं ना कहीं उसका नशा करते हैं, और उसका नशा करने के बाद वो चोरी या किसी तरह की घटना को अंजाम देते हैं, तो उन पर किस तरह अंकुश लगा रहे हैं आप लोग? जी, सबसे पहले तो आपको बताया है कि जो एनजीओ होते हैं उनके माध्यम से हम लोग जागरूकता अभियान लगातार चलाते हैं, और फिर इसके बाद में उनको हम लोग मोटिवेट करते हैं नशा छोड़ने के लिए। फिर भी अगर नशा नहीं छोड़ते हैं वो, तो उनको नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराया जाता है, इलाज कराया जाता है, तथा उनको बताया जाता है कि ये चोरी करना गैर कानूनी है, तो आप लोग चोरी ना करें। इस हिसाब से उनको जानकारी दी जाती है। हमने सुना है कि वहाँ पर अपने जीआरपी थाने ग्वालियर में महिला संवाद भी किया जाता है, तो ये महिला संवाद क्या है और इसके द्वारा किस तरह महिलाओं को आप लोग जागरूकता देती हैं या किस तरह की बातें करते हैं, इसके बारे में भी हम हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। जी, जो महिला संवाद है, महिला आरक्षक हैं उनके द्वारा महिला संवाद किया जाता है। जो ट्रेनों में अकेली महिला यात्रा करती हैं तथा प्लेटफॉर्म में महिला यात्री बैठी हुई हैं, उनसे महिला आरक्षक जाके संवाद करती हैं कि अगर आपको किसी तरह की दिक्कत होती है तो कंट्रोल रूम का नंबर दिया जाता है, तथा जीआरपी एमपी हेल्प ऐप है, जिसमें अगर किसी भी तरह की समस्या होती है तो इस नंबर पे आप डायल करेंगे, जिससे ये सीधा कंट्रोल रूम को मैसेज चला जाता है, और तथा आपको कंट्रोल रूम पलट के फ़ोन लगाएगा और जो भी समस्या उसका समाधान किया जाता है। अधिकतर देखने में आता है मैडम कि जो टिकट विंडो है, टिकट विंडो में जो यात्री अपनी यात्रा के लिए टिकट के लिए लगे रहते हैं लाइन में, वो काफ़ी समय से लगे रहते हैं, और वहीं हम देखते हैं कि कुछ एजेंट अपने लोगों को भेज करके वहाँ पे टिकट बुक कर लेते हैं, जिससे कि जो यात्री है जिसको सफ़र करना है, जो सुबह से टिकट विंडो पे परेशान हो रहा है, उसको काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह की एजेंटों को या इस तरह की रोक के लिए, जिससे कि वहाँ पे साफ़ सुथरे ढंग से टिकट विंडो पर सब लोगों को मिल सके, इसके लिए पुलिस किस तरह की कार्रवाई या किस तरह की मुहिम चला रही? जी, जो टिकट एजेंट की बात कर रहे हैं आप, वो बहुत पहले हुआ करते टिकट एजेंट, जो पहले टिकट में लाइन में खड़े हो जाते थे तथा टिकट लेके अपने पास रखते थे तथा कुछ लाभ लेकर यात्रियों को दिया करते थे। लेकिन अभी देखा जा रहा है प्रायः कि टिकट एजेंट हैं ही नहीं, क्योंकि उन पे पूर्व में भी कार्रवाई की जा चुकी है, और अब जो यात्री हैं वो सीधे जाकर लाइन में लग के टिकट ले रहे हैं। मैडम, देखने में आता है कि रेलवे के अंदर आजकल जैसे एसी कोचेज़ हैं, तो वहाँ जो केयर टेकर होते हैं या बीच में जो अपने स्लीपर क्लोसेज होते हैं, वहाँ पर शराब की भी बिक्री आजकल एक आम तौर पर देखने में आती है कि जो हाई जेनेटिक के लोग जब सफ़र करते हैं तो उनको परोसा जाता है और उनके माध्यम से 2 पैसे कमाते हैं, तो जो कि अपराध भी है और उसके माध्यम से दूसरे यात्रियों को परेशानियां को भी सामना करना पड़ता है। तो शराबबंदी के ऊपर किस तरह आप लोग अंकुश लगा रहे हैं और किस तरह इस तरह के अपराध को रोक रहे हैं, जिससे कि ट्रेन के अंदर कोई भी यात्री इसका सेवन ना कर सके? जी, जो पेंट्री कार अटेंडर रहते हैं, तो इनके पास प्रायः देखा जाता है कि इनके पास शराब रहती है। तो इसमें जो ट्रेन गार्ड वाले रहते हैं उनको बताया जाता है कि पेंट्री कार चेक करें, और जो अटेंडेंट हैं तो उनके भी जहाँ पर कवर्ड रहते हैं, चादर और ये सब रखे रहते हैं, वहाँ पर भी देखें, और तथा उनके पास जो बैग रहते हैं उनको भी चेक करें। और इसमें हम लोगों ने कई कार्रवाइयाँ करी हैं कि जो अटेंडर रहते हैं तो उनके पास सामान पाया जाता है, शराब पाई जाती है, तो उसके बाद उनके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाती है तथा इसकी लिखा पढ़ी ऊपर तक जाती है, जिससे कि उनकी नौकरी भी जाती है इसमें। मैम, अभी तक जैसे हमने रेलवे के अंदर की जो भी चोरी है या किस तरह की जो घटना है उनके बारे में आपसे चर्चा करी, लेकिन हम एक चीज़ आमतौर पर और देख रहे हैं कि आजकल जो अपराधी होते हैं वो अपराधी ट्रेनों के माध्यम से देशी कट्टे का भी आदान प्रदान एक शहर से दूसरे शहर में करते हैं, जिससे कि वो अपना
धंधा भी चला सकें और अपराध भी कर सकें। तो उसको आप किस तरह देखते हैं और उनको किस तरह पकड़ती है पुलिस, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, जैसे अवैध वेपन्स हैं तो इसमें प्रायः देखा गया मुरैना भिंड का नाम ज़्यादा आता है। तो मैं जब पदस्थापना मेरी खंडवा में थी तो ऐसे हम लोगों ने पिस्टल बनाने वाले गैंग को पकड़ा था। इसमें चेकिंग के दौरान अमूमन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है चेकिंग। अगर अपन प्रॉपर चेकिंग करते हैं तो उसमें कई चीज़ें अपन को सामने निकल के आती हैं। तो खंडवा में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति था जो बैग के अंदर 4 वेपन्स रखा हुआ था, देसी कट्टे रखे हुआ था। तो उसको जब चेक किया, उसका बैग तो भारी सा लग रहा था, उसको जब पूरा बैग खोल के देखा तो उसमें 4 देसी कट्टे थे। फिर उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया जो अपना बुरहानपुर में है वहाँ पर सिकलीकर सरदार हैं जो वो ये इसका काम करते हैं पिस्टल बनाने का। तो सिकलीकर सरदारों पर भी कार्रवाई की गई है। उसके बाद जहाँ उसने यहाँ भिंड में सप्लाई करी है तो सप्लाई जहाँ जहाँ पे की है उनको भी आरोपी बना के कार्रवाई की गई है। जैसे कि हमने आपसे अपराधों के बारे में चर्चा करी, लेकिन आजकल देखते हैं कि आम तौर पर जो यात्री होते हैं वो बिना टिकट यात्रा, ये भी एक बहुत बड़ी बात हो गई कि आजकल लोग बिना टिकट यात्रा करते हैं और जब टीटी पकड़ता है तो बस बोलते हैं हम अभी आए थे, हम लेट हो गई, गाड़ी छूट गई या हमको चढ़ना था। तो जो बिना टिकट यात्री हैं जो उनको पकड़ा जाता है, उनको पुलिस किस तरह उनको पकड़ती है और उनके ऊपर क्या कार्रवाई होती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिना टिकट यात्रा ना करें और अपने देश का नुकसान ना हो सके। इसमें सबसे पहले तो जो रेलवे वो टीटी हैं तो ये इनकी चेकिंग प्रॉपर चलती रहती है। उसके बाद जो जीआरपी वाले हैं जो प्लेटफॉर्म पे चेकिंग कर रहे हैं, ट्रेनों में चेकिंग करते हैं, तो अगर ये विदाउट टिकट वाले यात्री पकड़े जाते हैं तो इनको संबंधित टीसी जो रहता है उनको सुपुर्द करते हैं। तो टीसी के खिलाफ इन पे चालानी कार्रवाई की जाती है और अगर किसी के पास में अगर कोई वाजिब कारण है तो उसके बाद उसको उनको छोड़ के उनको समझाइश दे के छोड़ा भी जाता है। मैम, हम देखते हैं अधिकतर कि ट्रेनों के अंदर गार्ड लगे रहते हैं, तो ये जो गार्ड रहते हैं उनका क्या काम है जो ट्रेन में यात्री सफ़र कर रहे हैं? क्योंकि हम आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि जैसे कि जो यात्री हैं वो ट्रेन में चढ़ते हुए गार्ड से अपनी बात कह सकें या कुछ कह सकें, तो वो किस किस तरह की समस्याओं को वहाँ पे गार्ड सुनते हैं और पुलिस किस तरह उन पर कार्रवाई करती है, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले जीआरपी का ये है कि जो हम लोग का स्लोगन है सतत सुरक्षित यात्रा, इसके तहत हम लोग जो ट्रेन गार्ड में जो संभावित 10 ट्रेनें, टॉप 10 ट्रेनें हैं, उसको चिन्हित करते हैं कि सबसे अधिक चोरियां किस में हुई हैं। उस ट्रेनों में हम लोग ट्रेन गार्ड लगाते हैं जो कि ग्वालियर से बीना जाते हैं और मुरैना वाली रूट पे ग्वालियर से मुरैना फिर वापस लौट के ये फिर झांसी जाते हैं। फिर इन ट्रेनों में वो चेकिंग करते हैं तथा यात्रियों की सुरक्षा के लिए उनको बताते भी हैं तथा अटेंडर से पूछताछ करते हैं। एक फॉर्म है जिसमें कि टीसी का नंबर लिखा रहता है, अटेंडर है उनके नंबर लिखे रहते हैं। इस तरह से किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो वो हम लोगों से संपर्क करते हैं तथा यात्रियों को जीआरपी एमपी हेल्प ऐप के बारे में भी जानकारी दी जाती है जिससे कि उनकी यात्रा बाधित ना हो सके और किसी भी तरह की समस्या आने पर वो जीआरपी एमपी हेल्प का उपयोग कर सकते हैं। बबीता मैडम, हम हमारे दर्शक इस चीज़ को ज़रूर जानना चाहेंगे आपके माध्यम से कि जो मिसिंग सामान, जैसे कभी कभी हम यात्रा करते हैं और हमारा सामान मिस हो जाता है या हमारा ट्रेन में छूट जाता है और या कभी कोई अवैध रूप से कोई सामान अगर हमको मिलता है तो उस पर पुलिस किस तरह जो जिसका मिसिंग हो गया है उसके तक सामान पहुंच सके या वो यात्री तक उस चीज़ को पहुंचा सकें, इसके लिए किस तरह आप लोग कार्रवाई करते हैं? क्योंकि अधिकतर देखने में आ रहा है कि लोग यात्री होते हैं बड़े परेशान हो जाते हैं, ट्रेन छूट जाती है, उनका सामान मिस हो जाता है। इसमें पुलिस का काम ये है, अगर कोई यात्री आता है कि हमारा सामान मिसिंग हो गया है और हम लोगों को वो सामान मिल गया है तो सबसे पहले तो हम लोग जो सामान देने आया है कि हाँ ये किसी का सामान है, तो सबसे पहले तो हम लोग पंचनामा की कार्रवाई करते हैं कि उस बैग में रखा क्या है जिससे कि हम लोग एलिगेशन से बच सकें। फिर उसके बाद अगर कोई आइडेंटिटी मिलती है, कोई नंबर मिलता है तो उस यात्री से हम लोग संपर्क करते हैं कि आपका सामान थाने पर रखा है, आप लेने आ जाएं। तो एक ये कार्रवाई होती है। और अगर यात्रियों की जानकारी नहीं मिल पाती है तो उसको हम लोग एलपीओ में जमा करवाते हैं। तो एलपीओ में विधिवत जमा होता है, उसके बाद यात्री के मिलने पर एलपीओ में भेजा जाता है, फिर एलपीओ से वो सामान अपने जिम्मे करते हैं। मैम, जैसे कि हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ट्रेनों के अंदर अधिकतर एक्सीडेंट की घटनाएं बहुत होती हैं, क्योंकि हम देखते हैं ट्रेन चल देती है, यात्री एकदम से चढ़ते चढ़ते कहीं पैर फिसल जाता है, उनको लग जाती है, या कभी कभी ऐसी भी घटना होती है कि वो
अपने जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। तो जो एक्सीडेंट की घटनाएं जो ज़्यादातर ट्रेनों के अंदर होती है, उस पर पुलिस किस तरह कार्रवाई करती है और उसके लिए आप लोग किस तरह वहाँ की यात्रियों को सतर्क करते हैं? जी जी, जैसा कि ट्रेनों की लंबी दूरी की यात्रा रहती है, तो जैसे कोई व्यक्ति की बीमारी बहुत लंबे समय से बीमार है वो, तो ट्रेनों में वो उसकी मृत्यु हो जाती है। जी। तो इसमें जैसे ही जानकारी मिलती है, हम लोगों को मेमो प्राप्त होता है रेलवे स्टेशन मास्टर से कि ऐसे ऐसे अचेत अवस्था में मिला है, तो उसमें फोर्स भेजा जाता है। फिर उसके बाद में वहाँ पर डॉक्टर भी उपलब्ध होते हैं, तुरंत डॉक्टर पहुँचते हैं। उनके द्वारा जब मृत घोषित कर दिया जाता है तो हमारे यहाँ से मर्ग की कार्रवाई की जाती है। उसके बाद परिजनों को जानकारी देके बॉडी उनको सुपुर्द करते हैं। और जो ट्रेन एक्सीडेंट है, पटरियों पे जो ट्रेन होती है, जो एक्सीडेंट होते हैं, उसमें भी हम लोग सबसे पहले चिन्हित करते हैं कि कौन व्यक्ति है। उसके बाद में उनको संबंधित को वो करके फिर मर्ग कायम करके कार्रवाई की जाती है। बबीता कठेरिया जी, आपने अपना अमूल्य समय निकाल के हमारे स्टूडियो आई और जीआरपी थाना ग्वालियर के बारे में इतनी अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, आपका धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थी बबीता कठेरिया जी, जो कि जीआरपी थाना ग्वालियर में टीआई के पद पर पदस्थ हैं, जिन्होंने बताया कि रेलवे पुलिस किस तरह काम कर रही है, ग्वालियर के अंदर यात्रियों की किस तरह सुरक्षा की व्यवस्था की गई है और किस तरह अपराधियों के अपराध से मुक्त करने का प्रयास कर रही है। हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों का आज का ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा और कहीं ना कहीं वो अपनी समस्याओं को जीआरपी थाने में जाकर बोल सकेंगे और लिखवा सकेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं अमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।